Hello students, this is Dipali Pandey. I welcome you all on your favorite channel Abhyas Institute, and I will like to congratulate to all of you because you have selected your stream and finally you are a science student. तो भाई साइंस के स्टूडेंट हो गए हो आप सभी, सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो क्यों ना हम साइंस को बहुत मन लगा करके बहुत अच्छे से पढ़ें। क्योंकि क्या होता है बच्चों की, जब हम क्लास 10 में हैं तो हमारे पास एक सब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, मीन्स स्टिल सम टाइम वी आर कंफ्यूज कि हमें आगे जा कर के पढ़ना क्या है। बट जैसे ही हम 11th में आते हैं हमारी जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। कुछ साइंस में चले जाते हैं, कुछ कॉमर्स में चले जाते हैं। तो भाई आप लोग मेरी साइड हो, आप लोग साइंस में आ गए हो और साइंस में हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स। तो फिज़िक्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है क्योंकि फिज़िक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे हमारे चारों तरफ के वातावरण से, हमारी लाइफ से, हम जितनी भी सर्विसेज आजकल ले रहे हैं जो कि हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना रही हैं, उस सब से जुड़े हुए हैं। तो भाई फिज़िक्स किसके अंदर आता है? फिज़िक्स आता है साइंस में। तो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है, साइंटिफिक थ्योरीज को समझना है, साइंटिस्ट बनना है। तो चलिए देखते हैं साइंस क्या होता है, जिसकी डेफिनेशन मैंने पहले ही बोर्ड पर लिखी हुई है। तो साइंस के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि सिस्टमेटाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट वेरियस नेचुरल फिनोमिना obtained by careful experimentation, keen observation and accurate reasoning is called science. साइंस में ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी देखा और बोल दिया कि भाई ये इसका बेसिक है, ये इसकी थ्योरी है। भाई आपको अगर कोई भी चीज़ दिखाई देती है, आपने कोई भी चीज़ ऑब्ज़र्व किया है, तो आपको उसके बारे में माइन्यूटली सोचना है, उसको ऑब्ज़र्व करना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है सिस्टमेटाइज, एक सिस्टम में लेकर के चलना है चीज़ों को। ये नहीं कि आपने अपनी कोई भी थ्योरी लगा दी, अपनी थ्योरी मन से लगाई और वहाँ पे पुट कर दी, ऐसा नहीं है। सिस्टमेटाइज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, एक सिस्टम में, एक ऑर्गेनाइज वे में उस नॉलेज को गेन करना है। एंड अबाउट वेरियस नेचुरल फिनोमिना, हमारे नेचर में बहुत सारे फिनोमिना हो रहे हैं, हमें उनके बारे में ऑब्ज़र्व करके केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। भाई मैंने कोई चीज़ ऑब्ज़र्व की, मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर एक नई डिस्कवरी हो सकती है, तो मैं उसको बार बार ऑब्ज़र्व करूँगी, कीन ऑब्जर्वेशन करूँगी, माइन्यूटली बच्चों मैं उस चीज़ को रेगुलरली देखूँगी, ठीक है। उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी पूरी थ्योरी तैयार की जाएगी, कौन सा लॉ अप्लीकेबल हो रहा है, कोई नया लॉ तो नहीं लग रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे किस में आएंगी? साइंस सब्जेक्ट में आएंगी। तो भाई आप सबके सब साइंटिस्ट बन सकते हो अगर आप अच्छे से सीख लो कि साइंस है क्या। तो मेनली अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरा फिजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में क्या होता है बच्चों कि लाइक वी हैव लिविंग थिंग्स अराउंड अस, वी हैव नेचुरल लिविंग थिंग्स अराउंड अस विच आर कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स। भाई ह्यूमन एक क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हमारे चारों तरफ बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो कि लिविंग है, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम किसी भी नेचुरल लिविंग बॉडी की बात कर रहे हैं जिसको गॉड ने क्रिएट किया है, और हम एक ऐसा सब्जेक्ट चुन लेते हैं जिसमें हम उन सब के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में क्या आएगा? लिविंग थिंग्स के बारे में आपको पढ़ना है, लिविंग बॉडीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, नेचर ने जिनको क्रिएट किया है। अब बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे बायोलॉजी में आप बॉटनी पढ़ते हो। बॉटनी में आप क्या पढ़ोगे? बॉटनी में आप पढ़ोगे प्लांट्स के बारे में। बॉटनी के भी टाइप्स होंगे आगे जा कर के, ठीक है। आप पढ़ोगे जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी क्या होगा? जूलॉजी में आप किसके बारे में पढ़ोगे? जंतुओं के बारे में पढ़ोगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है।
और बहुत सारी बायोलॉजिकल साइंसेस होंगी इस तरीके से, बट मेनली बॉटनी एंड जूलॉजी। ओके, इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस के दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, हाउ एंड व्हाई। दो ही टाइप के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं। भाई हाउ, ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ, भाई क्यों हुआ, ये चीज़ें अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम फिजिक्स में जा रहे हैं, हम फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हाउ और वाई, जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं हमारी तरफ, जैसे मोशन की बात करें, रेस्ट की बात करें, स्पेस की बात करें, भाई मून पे जाना है मून की बात करें, प्लैनेट्स की बात करें, सन की बात करें, सन पे कौन सी प्रोसेस हो रही है जिसके कारण वो इतनी सारी हीट हमको दे रहा है, भाई रात में स्टार ट्विंकल क्यों कर रहे हैं, ठीक है भाई हमें एफएम सुनना है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मैग्नेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सैटेलाइट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ें कि वो वर्क कैसे करते हैं, पेरिस्कोप देख लीजिए, कैलिडियोस्कोप देख लीजिए, आप मशीनरीज के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर हम सब कुछ पढ़ रहे हैं जो कि नेचुरल फिनोमिना को हम ऑब्जर्व करके अपनी थ्योरीज जो बना रहे हैं, और थ्योरी के बाद हम अपनी लाइफ को जो चेंज कर रहे हैं इतनी फास्ट, इतनी तेज़ी से, वो एक फंडामेंटल साइंस जो कि इन सब में हेल्प कर रही है, उसको हम बोलेंगे क्या, फिजिक्स। फिजिक्स के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, हमारी जो नेचुरल बॉडीज़ हैं उनका कंपोजिशन कैसे हुआ है, भाई वो बनी कैसे हैं, क्या रिएक्शंस करती हैं वो, कि वो कुछ चेंजेस शो कर रही है, केमिकल चेंजेस शो कर रही है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, भाई एटम क्या है, एटम किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है केमिस्ट्री में। सो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो इतना समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है ना। अब साइंस के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। ये चैप्टर जो फिजिकल वर्ल्ड है बच्चों, इस चैप्टर से आपके कंपटीशन में इतना बहुत कुछ नहीं आता, बट जैसे कि आप जानते हो कि भाई आपको एक बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग बनाने से पहले आपको एक नींव रखनी है। अगर आपने वो नींव नहीं रखी तो आपकी बिल्डिंग हो जाएगी वीक, वो कभी भी गिर सकती है। तो इन द सेम मैनर अगर आपसे किसी ने एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई अच्छा साइंस के स्टूडेंट हो, चलो बताओ साइंस क्या होता है, तो आपको अगर उस समय डिस्क्राइब करना नहीं आया कि भाई साइंस है क्या, तो दैट इज़ वर्थलेस, दैट इज़ नथिंग। तो आप वहाँ पर क्वाइट हो जाओगे और बंदा आपको पहले ही टाइम में भाप लेगा कि अच्छा बच्चे को तो कुछ नहीं आता, भले ही आपको कितने भी लॉज आपने रटे हुए हो। तो हर एक चैप्टर की अपनी इम्पॉर्टेंस है। आपकी बुक में ये वाला चैप्टर है, सो ये चैप्टर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसको लेकर के चलो। अब साइंटिफिक मैथड, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक मैथड से पहले हम साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करते हैं। फ्लेक्सिबल ओपन माइंडेड अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन विच नो पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नेग्लेक्टेड। जैसे आप मान लो बच्चों कि भाई अगर हमारे पास साइंटिफिक एटीट्यूड है, हम सभी साइंटिफिक एटीट्यूड कैरी कर रहे हैं, उसकी वजह से ही हमारी लाइफ इतनी वास्ट हो गई है। हमें इतने सारे के सारे हम डे बाय डे न्यू इन्वेंशंस को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। भाई एक लॉ ख़त्म होता है तो दूसरा लॉ आ जाता है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। हमें साइंस अपने एटीट्यूड में लानी पड़ेगी, हमें हर चीज़ को साइंस की नज़र से देखना पड़ेगा, हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि भाई किसी ने एक थ्योरी दी और वो थ्योरी लास्ट है, तो हमें इस थ्योरी पे रिजिड होकर के नहीं रहना कि भाई साहब इस बंदे ने ये कह दिया तो यही फाइनल है। नो थ्योरी इज़ फाइनल। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी ने जो थ्योरी दिया वही फाइनल हो गई, नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप वो बंदे हो सकते हो जो कि अपना साइंटिफिक एटीट्यूड करके मे बी यू डेवलप अ न्यू थ्योरी, मे बी यू बी द नेक्स्ट साइंटिस्ट, एंड मे बी बच्चे आपके बारे में पढ़े अगली क्लास में।
और ये कहें भाई किसने ये रूल दे दिया, किसने ये लॉ बना दिया, जैसा आप बोलते हो ना दूसरों के बारे में। अच्छा, तो फ्लेक्सिबल होना है, ओपन माइंडेड अप्रोच होनी है टुवर्ड्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हमें थकना नहीं है, हमें जो भी समस्या आ रही है हमें उसको ओपन माइंडेड होकर के सोचना है, खुले विचारों से सोचना है, हर तरफ मुड़ जाना है, किसी भी एंगल पे मुड़ जाना है। मतलब हमें किसी की बातों पर रिजिड नहीं रहना है और हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाना है, ऑब्जर्वेशंस करती जानी है, एक्सपेरिमेंट्स करते जाने हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रीजनिंग करती जानी है, केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स करते जाने हैं, एंड देन ओनली वी विल डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड इन आवर नेचर। साइंटिफिक एटीट्यूड के बाद मैं अगले पॉइंट पर आऊँगी जो कि है साइंटिफिक मैथड। साइंटिफिक मेथड में जैसे हम बात करें केमिस्ट्री में, हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 9th में, वो था रदरफोर्ड ने जो मॉडल था एटम का, एटम के स्ट्रक्चर की जब बात हो रही थी केमिस्ट्री में, तो उस वक्त भाई ऐसा समझा जाता था कि भाई अच्छा ये एटम सबसे छोटा है, डाल्टन ने बोला। डाल्टन की थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया, ठीक है। थॉमसन ने भाई जब कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट हुए, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट हुए, तो उसे ये पता चला कि अच्छा एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम के अंदर भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है, एटम के अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। तो उसके बाद अपने अपने आइडियाज़ लेकर लोग आने लगे। थॉमसन सर आए, थॉमसन सर ने बोला भैया आपने वाटरमेलन खाया है, वाटरमेलन को कट करो और जैसा वाटरमेलन का स्ट्रक्चर दिखता है ना, रेड रेड पार्ट और उसमें ब्लैक ब्लैक पार्ट, उन्होंने बोला रेड वाला जो पार्ट है वो प्रोटॉन है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, और जिस तरीके से उसमें सीड्स फैले होते हैं उसी तरीके से पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फैले होते हैं। उनकी बात को गलत प्रूफ कर दिया रदरफोर्ड सर ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड अगले आ गए, उन्होंने क्या बात करते हो यार थॉमसन, तुम्हारी बात पूरी गलत है, चलो मैं तुम्हें अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। और फिर उन्होंने अपना एक नया मॉडल दे दिया, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और फिर उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लगातार इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और घूमते घूमते वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये बोल दिया रदरफोर्ड सर ने। अब रदरफोर्ड सर ने जब अपना मॉडल दिया उसके बाद आ गया नील्स बोर। नील्स बोर ने कहा क्या बात करते हो यार रदरफोर्ड, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहेगा अराउंड द न्यूक्लियस तो तुम्हें नहीं लगता वो थकेगा, क्या तुम बिना रुके काम कर सकते हो हमेशा? तो भाई अगर ऐसी ही बात है, तुम्हारा मॉडल ठीक है, तो एक दिन इलेक्ट्रॉन की तो सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और भाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। उन्होंने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने कहा चलो ऐसा नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं डेफिनेट सर्कुलर पाथ्स में। रदरफोर्ड के मॉडल में उन्होंने करेक्शन किया और अपना बोर मॉडल दे दिया उसको। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा होता है भैया, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं और हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फिक्स होती है और जब कोई एक इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर जाता है या हायर टू लोअर एनर्जी शेल में जंप करता है या फिर जाना चाहता है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है या फिर एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये बात क्या थी नील्स बोर ने। अब नील्स बोर के जो सर्कुलर जो पाथ था उसको चेंज कर दिया सोमरफील्ड ने। तो इस तरीके से थ्योरीज क्या होती रही, बदलती रही। तो एक यहाँ पर अगर हम बात करें भाई साइंटिफिक मेथड की, तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इन स्टडीइंग नेचुरल फिनोमिना एंड एस्टैब्लिशिंग लॉज विच गवर्न दीज फिनोमिना। मतलब हमें क्या करना है, हमारे नेचर में जो भी हो रहा है हमें उसको स्टेप बाय स्टेप, अच्छा पहले ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, सारी चीज़ों को नोट करते गए, ठीक है, नोट करते गए। फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, चलो अच्छा ऐसा हुआ था, एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। फिर भाई कुछ रिजल्ट निकला, रिजल्ट को नोट डाउन किया, दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा से रिजल्ट को नोट डाउन किया, बार बार वही रिजल्ट आ रहा है, मतलब अच्छा कुछ तो है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा समझ लो। CID की तरह वर्क करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, ऑब्जर्वेशन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, रिकॉर्ड करना है, बार बार उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है एंड देन कुछ लॉज बनाने हैं, जो लॉ उस चीज़ को क्या करते हो, गवर्न करते हो, मतलब उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो अच्छे से। तो फिर क्या होगा, हमारा ये साइंटिफिक मेथड कहलाएगा। अब आ जाओ साइंटिफिक थ्योरी में क्या किया मैंने, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। भाई मैं साइंटिस्ट हूँ, मान लो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, मुझे लगा कि अच्छा ये वाला जो लॉ है ना इस चीज़ को एक्सप्लेन करा है। जैसे आप मान लो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है, सबको आता है ना,
पढ़ा है ना, आपके टीचर ने पढ़ाया है, न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये एक लॉ है। अब ये लॉ बना कैसे? बहुत सारे लॉज अगर दे दिया जो कि सेम चीज़ को एक्सप्लेन करे, ग्रेविटेशन चैप्टर बना दिया, ग्रेविटेशन चैप्टर, ग्रेविटेशन की थ्योरी दे दी, तो बहुत सारे लॉज दे दिए, तो भाई वो कहलाएगी क्या? साइंटिफिक थ्योरी। तो इस तरीके से हम साइंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। साइंस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अभी जिस तरीके से मान लो एक ओशियन होता है, ओशियन बहुत बड़ा होता है ना, ओशन बहुत बड़ा, ओशन में अगर एक बूंद अगर पानी की निकाल ली जाए तो कोई फ़र्क पड़ता है? सोचो, ओशन कितनी सारी बूंदों से मिलकर के बना है और आप सिर्फ एक बूंद निकाल लो ओशियन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ओशन पे। सेम वे बच्चों ऐसा बोला जाता है कि हमें अपने नेचर में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतनी ही डिस्कवरीज हैं, इतनी ही नॉलेज हम इस यूनिवर्स से ले पाए। ये यूनिवर्स एक ट्रेजर है, खजाना है, बहुत सारा खजाना है, इसमें बहुत सारे अभी भी राज छुपे हुए हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज होनी बाकी हैं और अभी हमने सिर्फ उतनी ही डिस्कवरी की है जितनी मैंने आपको बताया ओशन से एक बूंद निकालने पर करनी होती है। तो भाई साइंस में आए हो, साइंस स्ट्रीम में घुस गए हो तो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करो, साइंटिफिक थ्योरी दो एंड हर चीज़ हर किसी बंदे से पूछना शुरू कर दो, भैया क्यों, कैसे एंड वाई। अच्छा, तो भाई ये सारी चीज़ें पढ़ो और मिलो मुझसे, हर रोज़ मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस को देखो और अगर आपको लगता है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है आपको तो अच्छे से कमेंट्स करो, प्लीज़ मुझे बताओ कि मैम आप प्लीज़ हमारा ये डाउट क्लियर करिए। तो भाई यू आर माई गुड स्टूडेंट एंड आई एम योर टीचर फॉर एवर। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।